नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय संविधान के लिए जो हम अति संभावित प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका जो पार्ट 4 है आज हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 4 में आज हम कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी का जो सिलेबस आपका मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हमने इन प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला जो सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वो है, और ये संसद के सभी प्रश्नों का आज हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। इससे पहले हमने जो है लोकसभा और राज्यसभा के प्रश्नों को देखा था। आज हम संसद से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न इसी सीरीज का हमारा है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक का होना आवश्यक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक वर्ष में कम से कम संसद की 2 बैठक तो होनी ही चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक वर्ष में 2 बार, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होता है। तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो है अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए, तो 6 महीने का अंतराल होना चाहिए संसद के 2 सदनों के बीच का, अधिक से अधिक। इसे भी आप याद रखिएगा, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक जो अंतराल होना चाहिए वो होना चाहिए 6 महीनों का। तो इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा से, केवल लोकसभा और प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, या लोकसभा राज्यसभा, या यहाँ पे राष्ट्रपति होगा ना कि प्रधानमंत्री होगा। तो रिपीट हो गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो है आपकी संसद बनती है। तो आप इस प्रकार आप याद रखिएगा, जो हमारी संसद हमारी जो पार्लियामेंट है यह लोकसभा से मिलकर बनती है, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है हमारी संसद, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो राष्ट्रपति संसद के अनन्य भाग हैं, लोकसभा संसद के अनन्य भाग है, राज्यसभा है, परंतु उपराष्ट्रपति जो है संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो इसे आप ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपराष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी जो संसद है 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो आप याद देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई संसद का सदस्य है, अगर वह लगातार 60 दिनों तक, आप याद देखिएगा, अगर वह लगातार 60 दिनों तक बिना संसद को सूचित किए संसद की बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी जो सदस्यता है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 60 दिनों तक। अगला प्रश्न है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, तो किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ स्वरूप प्रस्तुत करता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव तब लाया जाता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है और तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन प्रस्तुत करता है। इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो आर्टिकल है आप याद रखिएगा, इनके विशेषाधिकार से संबंधित आर्टिकल है संसद के कौन सा, तो आर्टिकल 105। इसे आप याद रखिएगा, आर्टिकल 105 क्या कहता है, तो आर्टिकल 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 105 जो है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार का वर्णन करता है, आर्टिकल 105। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है किस स्थिति में। तो जो संसद है वह राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून कब बना सकती है, जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे तब जो संसद है वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए जो संसद है वह बिना किसी राज्य की सहमति से, आप याद रखिएगा, बिना किसी राज्य की सहमति से ही कानून बना सकती है अगर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संधियों की बात हो। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, और शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो आप याद रखिएगा, जो शून्यकाल है या संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो आप याद रखिए, शून्यकाल का जो इनोवेशन है यह भारतीय संसदीय व्यवस्था के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। शून्यकाल का जो प्रचलन है भारत ने खुद स्टार्ट किया हुआ है, जिसे आप याद रखिएगा। तथा शून्यकाल का टाइम पीरियड होता है आपका 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, जिसे आप याद रखिएगा। लगभग 1 घंटे का टाइम पीरियड होता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सेशन होता है शून्यकाल का, जिसे आप याद रखिएगा। तथा भारतीय संसद का यह एक नवाचार है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी होती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक होती है 1 घंटे की। मैंने आपको बताया था 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय होता है, वो किसका होता है? 0 आवर, यानी कि शून्यकाल का होता है। इसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक का समय होता है आपका होता है क्वेश्चन आवर, किसका? तो प्रश्नकाल का जो समय होता है यह आपका होता है 11 बजे से 12 बजे के बीच, तथा यह हमारे संसद की बैठक का पहला घंटा होता है क्वेश्चन आवर का, जैसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 12 से 1 बजे तक आपका शून्यकाल होता है, जिसका नवाचार भारत ने खुद किया था। अगला प्रश्न है, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आर्टिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 253, यानी कि आर्टिकल 253 में क्या कहा गया है? यह जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु जो संसद है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है बिना राज्यों की अनुमति लिए, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही, अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है? तो मान लीजिए अगर राज्यसभा 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करती उस विधेयक पर, तो जो लोकसभा है उसको पारित मान लेती थी। इससे आप याद रखिए कि सिंपली यह धन विधेयक की बात हो रही है। यहाँ पे धन विधेयक यहाँ पे छूट गया है, मिस्टेक हो गया लिखने में। तो लोकसभा द्वारा जो धन विधेयक है वह पारित माना जाता है जब राज्यसभा उस पर 14 दिनों के भीतर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है तब। तो 14 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन क्या है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह तो कथन बिल्कुल ही गलत है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह कथन सही है आपका। तीसरा कथन क्या है? यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो यह भी कथन गलत है। इसके बाद यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यानी कि जो धन विधेयक आपका होता है, जो मनी बिल आपका होता है, वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्धारित कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर जो होता है आपका, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह करता है आपका लोकसभा स्पीकर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तथा संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति इसकी बैठक को बुलाते हैं। आप यह ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन की बैठक को बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो संयुक्त बैठक है केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो जो संयुक्त बैठक होती है, जो संयुक्त अधिवेशन होता है, केवल और केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामलों में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। धन विधेयक और आपका क्या हो गया? संविधान संशोधन विधेयक के मामले में जो है आपका संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी किसके संबंध में? तो जो पहली संयुक्त बैठक हुई थी यह हुई थी आपका दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन जो आपका है ए बिल्कुल सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी यह आपकी हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। कब हुई थी? तो 1961 में, तो आप इसे याद रखिएगा। 1961 में जो है संयुक्त बैठक हुई थी किसमें? तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 राइट आंसर आपका जाएगा आर्टिकल 110। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको पता होगा जो आर्थिक सर्वेक्षण है यह कब प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट के
प्रस्तुतिकरण से ठीक पूर्व, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, यानी कि आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व में जो है जो आर्थिक सर्वेक्षण है, जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पेश किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। तथा इसको यह किससे संबंधित है, तो आपका वित्त मंत्रालय से संबंधित है आर्थिक सर्वेक्षण, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं उन्हीं के द्वारा यह इकोनॉमिक सर्वे यानी कि मुख्य मतलब आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार किया जाता है मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है, तो केवल लोकसभा में, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी समिति है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, तो इसमें से सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो प्राक्कलन समिति है जिसको हम कहते हैं एस्टीमेट समिति या सबसे बड़ी समिति है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जो प्राक्कलन समिति आपकी होती है, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, और ये जो 30 सदस्य आपको मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के होते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य आपको मिलेंगे केवल लोकसभा से, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस समिति का कार्य क्या होता है, इसके कार्य में होता है जो वार्षिक अनुदान की जांच करना, अतिरिक्त व पूरक अनुदानों पर चर्चा करना, ये सभी कार्य जो हैं ये प्राक्कलन समिति के अंतर्गत किए जाते हैं। तथा इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य आपको लोकसभा से मिलेंगे, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम लोक लेखा समिति की बात करें, पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें, तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में से आपको मिलेंगे कितने सदस्य, तो इसमें से 22 सदस्यों में से 15 सदस्य आपको लोकसभा से, 15 सदस्य लोकसभा से, और आपके जो 7 सदस्य होते हैं वे होते हैं कहाँ से, तो 7 सदस्य आपको मिलेंगे राज्यसभा से, तो इसे आप ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तथा इसका जो अध्यक्ष होता है यह विपक्षी दल से चुना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष होता है यह विपक्षी दल से चुना जाता है, तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तथा यह प्राक्कलन समिति की इसको हम जुड़वा बहन भी कहते हैं, जिसे आप याद रखिए, इस समिति को जो है प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो जो प्राक्कलन समिति होती है इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष का होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसे आप ध्यान दीजिएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो जो लोक लेखा समिति अपनी जो रिपोर्ट है कहाँ प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा में, आप इसे याद रखिएगा, लोकसभा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है यह सही हो जाएगा। आप याद देखिएगा, जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं उनको मनोनीत कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, प्राक्कलन समिति संसद के सदन के सदस्यों से गठित की जाती है, तो मैंने आपको बताया था जो एस्टीमेट कमेटी होती है इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य आपको मिलेंगे कहाँ से, तो ये 30 सदस्य आपको मिलेंगे कहाँ से, तो केवल और केवल ये लोकसभा के होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका है सी बिल्कुल सही है, लोकसभा के सदस्यों से, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह हमारा जो चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्नों की सीरीज थी भारतीय संविधान की, इसको आज हमने समाप्त कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।